Welcome to Commerce Education Online. So today we will discuss retiring bill under rebate. जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। उसमें हमने सारे टॉपिक अभी तक कवर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिटायरिंग बिल्स अंडर रिबेट। अगर कोई बिल हमें रिबेट में रिटायर करना मतलब क्या है उसका। रिबेट का मतलब क्या होता है कि किसी को हमने कुछ अलाउंस दे दिया, कुछ छूट दे दी, डिस्काउंट दे दिया। कैसे? देखो, सपोज करो ए एक पर्सन है, बी एक पर्सन है। ए के लिए बी आर है, बी के लिए वीपी है। 3 मंथ का बिल था उनके बीच। तो बी क्या कहता है, एक महीना पहले आता है और ए को बोलता है कि आई वॉन्ट टू गिव योर पेमेंट, मैं आपकी पेमेंट करना चाहता हूँ। ए बोलता है कि भैया आप पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बी कहेगा कि 1 मंथ बिफोर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई आई वांट रिबेट ऑन दिस बिल। तो रिबेट जो होगा, क्योंकि ए या एक्स देगा, उसके लिए एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि उसको कम अमाउंट मिलेगी। और बी या वाई उसको अर्न करेगा तो उसके लिए इनकम होगी क्योंकि उसको कम अमाउंट पे करनी है। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, दिस इज द एक्सपेंडिचर फॉर एक्स एंड इनकम फॉर वाई। तो एंट्री वही हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, सपोज करो 10,000 का बिल था हमारा और 100 रुपीज रिबेट है। बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, रिबेट डेबिट 100 टू बी आर। और ये क्या करेगा, बीपी डेबिट 10,000 टू बैंक 9,900 और टू रिबेट 100। सिंपल ये केस है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करा दिया था, कर लिया होगा आपने। ठीक है इसका। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें डिसऑनर ऑफ बिल। देखो, हमारे 4 केस होते हैं। अगर बिल टिल ड्यू डेट तक ए के पास ही होता है, यानी उसके राइटर के पास ही होता है। अगर बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता है, या वो बिल जो है हमने इंडोर्स कर दिया, या वो बिल हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया। 4 केस हो गए। तो चारों केसेस में अगर तो पेमेंट टाइमली हो जाती है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस when the acceptor of the bill refuse to pay the amount of bill on the date of maturity, or he becomes insolvent, it is called dishonor of bill। भाई जब उसका बिल का एक्सेप्टर जो है वो उसको टाइमली पेमेंट नहीं करता, डेट ऑफ मेच्योरिटी पे पेमेंट नहीं करता, या वो इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया हो जाता है, तो उसको डिसऑनर ऑफ बिल बोलते हैं। इन केस ऑफ डिसऑनर, द होल्डर ऑफ द बिल can recover the amount of the bill from any of the endorser or the drawer। इस केस में सपोज करो ए के पास ही बिल होता है तो ए की बुक्स में एंट्री होगी। बी अगर के पास अगर बिल डिस्काउंट करा लिया जाता है तो नोटिंग चार्ज, एक इसमें नोटिंग चार्जेस वर्ड आता है। नोटिंग चार्जेस ये होता है जब उसको नोटरी ऑफिसर को वहां ले जाके एक फॉर्म भरवाया जाता है, क्योंकि बी ए के पास प्रूफ तो होना चाहिए ना कि बी ने पेमेंट के लिए मना किया है। उस पेमेंट के प्रूफ के लिए नोटरी ऑफिसर एक फॉर्म भरवाएगा जिसमें ए की बी की रिफ्यूजल होगी कि ही डिडंट मेक द मनी, कि उसने पैसा नहीं दिया ऑन टाइम। तो उसके लिए हमें नोटरी ऑफिसर को लेके जाना पड़ेगा। अगर ए के पास ही बिल है तो नोटरी ऑफिसर ए लेके जाएगा, नोटिंग चार्जेस ए अपनी जेब से पे करेगा। बैंक के पास बिल है तो बैंक नोटिंग चार्जेस पे करेगा। अगर इंडोर्जी, सपोज करो सी के पास बिल है तो सी उसको नोटिंग चार्जेस को पे करेगा। अगर बिल कलेक्शन के लिए है उस केस में भी बैंक ही उसको पे करेगा। तो अब हमें ये देखना है, पे तो उसको कोई भी करे, एक्सपेंडिचर किसका होगा, किसकी बुक्स में वो एज एन एक्सपेंडिचर शो होगा, वो बी की बुक्स में होगा। यानी
जिससे उसका एक्सेप्टर है उसकी बुक में एक्सपेंडिचर होगा, पे उसको वो करेगा जिसके पास वो बिल है। तो नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? टू एस्टेब्लिश द फैक्ट दैट द बिल वाज प्रॉपरली प्रेजेंटेड एंड डिसऑनर्ड। इस चीज का एक फैक्ट होता है जिसमें वो ये बताता है कि बिल टाइमली प्रेजेंट हुआ था और डिसऑनर हुआ है। The bill is usually handed over to the person called notary। ये पब्लिक ऑफिसर होता है, ये कोर्ट अपॉइंट करती है, उसको हैंडेड ओवर कर दिया जाता है। द नोटरी पब्लिक अगेन प्रेजेंट द डिसऑनर बिल टू द एक्सेप्टर फॉर द पेमेंट। मतलब पहले एक खुद पेमेंट लेने जाएगा, वो मना करेगा, वो नोटरी ऑफिसर को दे देगा बिल, ठीक है, और फिर नोटरी ऑफिसर उसके पास जाएगा। इफ द एक्सेप्टर ऑफ द बिल रिफ्यूज टू मेक दिस पेमेंट, द नोटरी पब्लिक नोट्स डाउन द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल इटसेल्फ। अपने आप वो उसको नोट करेगा। सच एक्ट ऑफ नोटरी पब्लिक इज कॉल्ड नोटिंग। The notary public charges a small fees for services rendered by him, which is called noting charges. Such charges are paid to the notary public first by the holder of the bill, जिसके पास भी बिल होगा वो पे करेगा, बट अल्टीमेटली रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सेप्टर, बी से ही रिकवर किया जाएगा, बिकॉज ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर ऑफ द दिस बिल, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि देखो पहली एंट्री तो बिल, पहली एंट्री सेल की परचेज की सेम होगी, दूसरी बिल राइट करने की और बिल एक्सेप्ट करने की सेम होगी, तीसरी एंट्री अगर उसने डिस्काउंट कराया है वो भी वैसे ही होगी, इंडोर्स किया है तब भी वैसे ही होगी, कलेक्शन के लिए वो सारी चीजें सेम रहेंगी। अब बात जब आती है डिसओनर की डेट ऑफ मेच्योरिटी पे, तो डिसओनर के टाइम क्या एंट्री होगी? फर्स्ट केस, इफ y y is the acceptor of the bill of dishonor and bill on till due date with the x। अगर x के पास ही टिल ड्यू डेट तक बिल होगा, तब y तो दोबारा डेटर बन जाएगा, y डेबिट टू बी आर, और यही टू कैश नोटिंग चार्जेस भी लिख सकते हैं हम। दो एंट्री ना करके ये इकट्ठी कंसोलिडेट एंट्री भी कर सकते हैं। इसने एक दो भी की हुई है और तीसरे में ये कंसोलिडेट भी की होगी। ये देखो, वाई डेबिट टू बी आर टू कैश, और ये अपनी बुक में बीपी टू एक्स नोटिंग चार्जेस टू एक्स, ये इकट्ठी एंट्री भी कर सकता है कॉमन, बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। ये कौन सा केस है? इन केस द बिल इज हेल्ड बाय द ड्रॉअर हिमसेल्फ टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अगर बिल जो है वो ए के पास ही होता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर देखो 10। ऑन 1 जनवरी 2018 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई 15,000 प्लस CGST SGST 9% each and immediately received from Y 7,700 in cash, and on the same date drew a bill on Y at 3 months for the balance। बैलेंस अमाउंट के लिए वो बिल लिख देता है। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय Y and bill was dishonored on due date and X paid noting charges rupees 25। 10 days later, Y paid the amount due to X, pass the necessary journal entry for in the both party। अब पहले Y डेबिट टू सेल्स टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, ये तो कर लोगे ना GST वाली एंट्री। और ये क्या करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू, वो सॉरी वो आउटपुट था यहाँ, आउटपुट CGST आउटपुट टू इनपुट CGST इनपुट SGST टू एक्स। फिर उसके बाद इसने बिल एक्सेप्ट की, पहले इसने कैश 7,700 तो पेमेंट की ना, कैश टू वाई और एक्स टू कैश। उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची? 10,000। 7,700 तो इसने पे ही किया। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 70, इसमें से 7,700 उसने पे कर दिया, तो रिमेनिंग 10,000 बचे। बिल रिसीवेबल टू वाई और एक्स टू बीपी 10,000। अब आ गई ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, तो वाई डेबिट 10,000 प्लस नोटिंग चार्जेस
25 टू बी आर और टू कैश पेड बाय द नोटिंग फॉर द नोटिंग चार्जेस। और ये क्या करेगा, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। उसके बाद इसने कहा 10 डेज लेटर, यानी 14 अप्रैल को उसने पेमेंट कर दी उसकी। ये लिखा हुआ ना इसने। सर वही 10 डेज लेटर वाला नहीं समझ में आया। हाँ, यही ये लिखा ना उसने, यहां तक तो हमने कर लिया क्वेश्चन ये, नोटिंग चार्जेस तक। यस सर। अब इसने कहा 10 डेज लेटर, इसका मतलब 14 अप्रैल को, ड्यू डेट से 10 डेज ऐड कर लेंगे ना। द अमाउंट ड्यू टू एक्स, उसने पे कर दी अमाउंट ड्यू टू एक्स, तो यानी इसके पास क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, पेमेंट की रिसीव करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। वाई से आए ना उसके बाद एक्स की बुक्स में तो यही लिखेंगे, और वाई की बुक्स में एक्स टू कैश। सर ये नोटिंग चार्जेस के बाद मेंशन करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया होगा। हाँ, ये दिया होगा। अगर कुछ ना होता तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाता था 4 अप्रैल को ही। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल क्या होता है, सम टाइम द एक्सेप्टर ऑफ द बिल फाइंड हिमसेल्फ अनएबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट। कई बार उसको टाइम से पहले ही पता लग जाता है कि वो टाइमली पेमेंट नहीं कर पाएगा। इन सच केस ही मेक रिक्वेस्ट टू द होल्डर ऑफ द बिल टू कैंसल द ओरिजिनल बिल एंड ड्रू अ न्यू बिल इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। अब आपके पास, आपको पता लगे, आप मेरे पास आए कि भैया ऐसा करो, ये बिल नया लिख दो, वो पुराना कैंसिल कर दो, उसके बदले मैं आपको इंटरेस्ट भी दूंगा, कैश कहो कैश दूंगा। अगर आप उसी में जोड़ के लिखना चाहते हो तो उसमें ऐड करके लिख दो नया बिल। तो उसके लिए क्या एंट्री होगी, देखो, डिसओनर की बस इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि आपस में सहमति से हो रहा है ना ये काम, नोटरी ऑफिसर की जरूरत नहीं पड़ी। तो बिल डिसओनर की एंट्री तो वैसे ही होगी, वाई टू बी आर, बीपी टू एक्स, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं आएंगे। फिर उसके बाद सपोज करो आपने मुझे कैश इंटरेस्ट दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, जितने टाइम का इंटरेस्ट बना मेरा, टू इंटरेस्ट, मेरी इनकम हो गई। और आपका एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि 100 रुपीज आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये मेरी बुक में है और ये आपकी बुक में है। उसके बाद अगर आप कैश इंटरेस्ट नहीं देते, तब क्या हो जाएगा, कैश की जगह मैं आपका नाम लिख दूंगा, वाई टू इंटरेस्ट। इनकम, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ही रहेगा ना, इनकम। और इसका भी एक्सपेंडिचर 100, इंटरेस्ट टू एक्स। उधारी में तो उसका नाम ही लिखा जाएगा ना, कैश की जगह। सर उसे इंटरेस्ट को बीआर में ऐड कर देंगे अगर कैश में अभी नहीं अभी देते अभी बाद में। यहां तक देखो, कैश वाला है फिर तो ऐड नहीं करेंगे, वो तो दे ही दिया। अब ये थर्ड केस का ये जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि नया बिल लिखेंगे ना, सपोज करो 10,000 का बिल था पुराना, तो 10,100 हो जाएगा इस केस में, नया बिल। ओके सर। सर बुक में लिखा होगा कि वो कैश में इंटरेस्ट दे हाँ, वो दिया है। लिखा होगा। कुछ अगर ये कैश में दे रहा है फिर 10,000 का ही रहेगा नया बिल। एग्जाम्पल नंबर 11, on 1st April 2016, Y accept a bill drawn by X for 2 months of rupees 50,000। अब यहाँ सेल परचेज की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि इसने डायरेक्ट बिल की बात कही है। गुड सेल परचेज की एंट्री अपनी मर्जी से नहीं करनी है आपको। On the due date, the bill is dishonored. X paid rupees 200 as noting charges. On 4th April 2016, Y requested that new draw a new bill on the amount due of the amount due. X agreed to draw a new bill for 73 days at the rate of 18% per annum interest in cash. This bill is duly met on its maturity. अब पहली एंट्री देखो, बी आर टू वाई, एक्स टू बीपी। ठीक, उसके बाद जब बिल डिसोनर हो गया, 200 नोटिंग चार्जेस पे किए इसने। ड्यू डेट कितनी बैठेगी 2 मंथ के बाद इसकी, 4 जून। वाई डेबिट
टू बी आर टू कैश, क्योंकि नोटिंग चार्जेस वही पे करेगा जिसके पास बिल है। एक्स के पास ही था यहाँ बिल, ना तो उसने इंडोर्स किया था, ना डिस्काउंट कराया था, ना कलेक्शन के लिए भेजा था। और ये क्या करेगा, बीपी डेबिट नोटिंग चार्जेस टू कैश, टू एक्स सॉरी। अब ड्यू डेट पे नया बिल लिखने के लिए कहा, उससे पहले इंटरेस्ट कैश लेगा ये। तो 50,200 रुपये उसने देने हैं, 18% इंटरेस्ट है, 73/365 डेज का बिल। तो 1807, दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कैश डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इसकी इनकम हो रही है। और ये इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, कैश जा रहा है। अब नया बिल पूरा का पूरा अमाउंट लिखेंगे, बी आर टू वाई और एक्स टू बीपी। नया बिल लिख दिया इसने, जैसे पहले पुराना, जैसे पहले लिखते थे पूरे ऐसे ही होगा बिल तो। अब ड्यू डेट कितनी, कितने महीने का बिल लिखा इसने, इसने बिल लिखा 73 डेज का। जब हम उसकी ड्यू डेट कितनी, 4 जून, कब कब रिक्वेस्ट की थी उसने, 4 जून को। 4 जून से 73 डेज उसमें ऐड करेंगे तो 19 अगस्त बैठेगी, 3 डेज ग्रेस ग्रेस की ऐड करके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल और बीपी टू बैंक, क्योंकि ड्यू डेट पे वो तो पूरा लास्ट वाला बिल तो मिल गया था। क्लियर? तो आज आप यहीं तक करना।